गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज हमारा ये कंफ्यूज्ड वर्ड्स का ये लास्ट वीडियो होगा। आज का हमारा ये डे 5 का वीडियो है। हम लोग डे 4 तक कंफ्यूज्ड वर्ड कर चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने होमोफोन्स किया था और जो लास्ट जो चौथा जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे कंफ्यूज्ड वर्ड्स के बारे में बात किया था जिनके स्पेलिंग में हल्का सा स्लाइड चेंज होता है लेकिन उनके अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग पिछले अपने जो हम लोगों ने जहां से ड्रॉप किया था क्लास को, हम वहां से क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट जो होगा कंफ्यूज्ड वर्ड्स होगा वो होगा सेंसर। इसको हम लोग पढ़ेंगे सेंसर और इसको भी पढ़ेंगे सेंसर। देखिए कितना ये कंफ्यूज्ड वर्ड्स ये है, ये कितने कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं आप यहां तक आप देख सकते हैं। मतलब स्लाइड चेंज है, दोनों के स्पेलिंग में ना स्लाइड चेंज है, हालांकि उच्चारण दोनों का एक समान है। इसको पढ़ेंगे सेंसर, इसको पढ़ेंगे सेंसर, दोनों को सेंसर पढ़ेंगे ना। इसमें जो होगा वो तलाबी सा होगा, मतलब सेंसर में यहाँ जो स पढ़ेंगे ना वो तलाबी सा होगा और इसमें जो सेंसर होगा वो दांती सा होगा। मतलब दोनों के ना उच्चारण में बस हल्का सा स के उच्चारण में ना हल्का सा अंतर है। इसको पढ़ेंगे सेंसर, इसको पढ़ेंगे सेंसर। ठीक है, चलिए अब दोनों के यूजेस को देखा जाए, दोनों के सिनोनिम्स को देखा जाए। चलिए ये पहले हम इस सेंसर को लेके चलते हैं। ये सेंसर पार्ट ऑफ स्पीच से ये वर्ब है। देखिए अगर आप किसी चीज को सेंसर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी किताब से अथवा किसी फिल्म से आपत्तिजनक बात को हटाते हैं। मतलब सेंसर का मतलब होता है किसी किताब से या किसी फिल्म से आपत्तिजनक बात को हटा देना। तो इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? एक तो सेंसर हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास और क्या वर्ड्स हैं इसको कहने के लिए? तो एक वर्ड है एक्सपर्जेट। देखिए अगर आप किसी चीज को एक्सपर्जेट करते हैं तो आप उसको संशोधित करते हैं, आप वहां से आपत्तिजनक बातों को हटाते हैं। अगर मैं कॉमन वर्ड के बारे में बात करूं तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिलीट, ठीक है ना। और इसका अगर हिंदी की बात करूं तो इसका हिंदी होगा आपत्तिजनक बातों को हटाना किसी फिल्म से या किसी किताब से। ठीक है ना, ये केवल दो ही मामलों में हम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस पर बात करते हैं इसके यूजेस को लेकर के तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो द मूवी वाज हेवली सेंसोर्ड। चलिए इसके हिंदी रूपांतरण पर बात करते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? जो मूवी था, जो फिल्म था, उसका व्यापक तौर पर, ठीक है ना, व्यापक तौर पर उसमें चीजों की कटाई छटाई की गई, मतलब जगह जगह से चीजों को हटाया गया। हेवली का ये हेवी, देखिए ये वर्ब है, वर्ब के पहले एडवर्ब होना चाहिए। हेवली क्यों आया? तो हेवी का यहाँ पर एडवर्बियल रूप है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के पहले एडवर्ब आते हैं। तो द मूवी वाज हेवली सेंसर्ड, इसका अर्थ निकल कर ये आएगा कि सिनेमा जो फिल्म था, ठीक है ना, उसकी व्यापक तौर पर कटाई छटाई की गई। तो ये सेंसर है। सेंसर का मतलब होता है किसी किताब से अथवा किसी फिल्म से आपत्तिजनक बातों को हटाना। चलिए अब इसको भी सेंसर पढ़ेंगे। हल्का सा स के उच्चारण में केवल अंतर है, इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेस देकर पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ेंगे सेंसर। देखिए ये सेंसर जो है ये नाउन भी है, ये पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन भी है और ये पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब भी है, दोनों है। लेकिन हम इस क्लास में, ठीक है ना, हम इसको वर्ब के रूप में देखेंगे, हम इसको नाउन के रूप में नहीं देखेंगे, हम इसको वर्ब के रूप में देखेंगे। मतलब सेंसर का प्रयोग हम वर्ब के तौर पर करेंगे। देखिए अगर कोई संस्था, ठीक है ना, किसी सरकार के किसी काम काज को सेंसर करती है तो इसका मतलब है कि सरकार के उस काम काज की आलोचना करती है। सेंसर का सिंपल भाषा में कहें तो आलोचना करना। अब आलोचना करना के लिए हमारे पास कितने अच्छे वर्ड हैं? तो हमारे पास इसके लिए वर्ड है कंडेम। अगर आप किसी को कंडेम करते हैं, आप उसकी आलोचना करते हैं। क्रिटिसाइज, और हम एक दूसरा वर्ड लिख सकते हैं डिनाउंस, ठीक है ना। और इसका अगर सिंपल अगर भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है आलोचना करना। अगर आप किसी सरकार के किसी एजेंसी, सरकार के किसी पार्ट को अगर आप सेंसर करते हैं अर्थात आप उसकी आलोचना करते हैं। जैसे कि आप इस देखिए पेपर में नॉर्मली इस तरह के आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। चलिए एक इस तरह के एग्जांपल्स आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। वाक्य क्या कर रहा है? द कोर्ट सेंसर्ड द गवर्नमेंट। इसका सिंपल हिंदी होगा कि न्यायालय जो कोर्ट जो था
उसने सरकार की आलोचना की किसी बात को लेकर के, ठीक है ना। तो इस तरह के वाक्य आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। देखिए कितने कंफ्यूज्ड ये मतलब ये वर्ड्स के पेयर हैं। देखिए अब यही सब एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है ना। जरूरत यहाँ पर हम यहाँ निंदा करने वाली सेंसर की है, तो एग्जामिनेशन में क्या दे देगा, ये वाला चीज यहाँ उठा कर दे देगा, ठीक है ना। ये देखिए ये जो चीज है वो इस तरह के बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर हैं। मतलब जरूरत यहाँ पर इस सेंसर की अगर है तो एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये वाला उठा करके यहाँ दे देगा, आपको इसमें से एरर ट्रेस करना होगा, एरर चुनना होगा, तो वाक्य का हिंदी निकाल करके हम एरर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंसर और सेंसर हमारा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बात को लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वह है जो कंफ्यूज्ड जो हमारा वर्ड्स का पेयर है वो ये है कोलाबोरेट, ये है कोलाबोरेट, और एक हम और लेते हैं कोरोबोरेट। देखिए ये बहुत नजदीकी वर्ड हैं। ये देखिए तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें देखिए इसमें बोरेट है तो यहां भी बोरेट है, इसमें को है तो यहां भी को है, तो फर्क है, बहुत स्लाइट फर्क है इसमें, ठीक है ना, बहुत स्लाइट अंतर है। चलिए अब इसके अर्थ को देखा जाए। कोलाबोरेट का मतलब क्या होता है, देखिए कोलाबोरेट का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर, ठीक है ना, किसी स्कीम पर अगर आप कोलाबोरेट करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो कोलाबोरेट का हिंदी क्या लिखा जाए, साथ मिलकर काम करना, ठीक है। हम इसको सिनोनिम्स के तौर पर कैसे लिखेंगे, टू वर्क टुगेदर, ठीक है ना, साथ मिलकर काम करना यह कोलाबोरेट होता है। अगर आप किसी मामले पर कोलाबोरेट करते हैं इसका मतलब है कि आप साथ मिलकर उस पर काम करते हैं। अभी भारत का अभी स्थिति देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल आप लोगों ने सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल वो शुद्ध रूप से भारतीय मिसाइल नहीं है, मतलब कि भारत और रूस ने उस मिसाइल पर काम किया है। हमको ये कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल पर भारत और रूस ने साथ मिलकर काम किया है, इसको हम कैसे कहेंगे, ठीक है ना। हम इसको कह सकते हैं क्या, इस वाक्य को देखा जाए, चलिए ये वाक्य को आप पहले देखिए और यहां से आप कोलाबोरेट का आप यूज समझ सकते हैं। इंडिया एंड रशिया हैव कोलाबोरेटेड ऑन ब्रह्मोस, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा कि भारत और रूस ने, ठीक है, ब्रह्मोस पर साथ मिलकर काम किया है। तो अगर आप किसी मामले पर कोलाबोरेट करते हैं इसका मतलब होता है कि आप उस पर साथ मिलकर काम करते हैं। ये तो कोलाबोरेट का अर्थ हुआ। चलिए देखते हैं कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का अर्थ क्या होता है, देखिए अगर कोई साक्ष्य किसी चीज को कोरोबोरेट करता है इसका मतलब होता है कि उसको वो प्रमाणित करता है। मतलब कोरोबोरेट का जो अर्थ होता है वो होता है सत्यापित करना, लेकिन इसका प्रयोग हम किसी साक्ष्य के मामलों में करते हैं, कोई एविडेंस के मामलों में करते हैं, ठीक है। इसका जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है प्रमाणित करना, साबित करना। चलिए अब इसके लिए हमारे पास क्या सिनोनिम्स है, इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो कोरोबोरेट वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक है ना। अर्थ का अंतर है, कोलाबोरेट का अर्थ होता है साथ मिलकर काम करना और कोरोबोरेट का अर्थ होता है प्रमाणित करना, ठीक है ना, सत्य साबित करना। तो अब इसके लिए क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो वेरीफाई, अगर आप किसी चीज को वेरीफाई करते हैं आप उसको सत्यापित करते हैं, या एक और हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं कंफर्म, ठीक है ना, कंफर्म। तो इसका हिंदी हम यहां यूज कर रहे हैं, तो इसका जो सही हिंदी होगा वो होगा सत्यापित करना या सत्य साबित करना, एक ही चीज है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है ना वो किसी एविडेंस के मामलों में होता है। चलिए हम इसके अपोजिट को देख लेते हैं। कोलाबोरेट का अपोजिट तो कुछ खास है नहीं, लेकिन कोरोबोरेट का अपोजिट है ना। साबित करने का अपोजिट क्या होगा, खंडन करना। अगर आप किसी चीज को खंडन करते हैं इसका मतलब है कि आप उसको कंट्राडिक्ट करते हैं, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके एंटो हो जाएंगे कंट्राडिक्ट। मतलब कंट्राडिक्ट का तात्पर्य होगा खंडन करना किसी चीज को। तो ये कोरोबोरेट रहा। जैसे कि हम एग्जांपल से इस कोरोबोरेट को समझ सकते हैं।
इस वाक्य का हिंदी रूपांतरण देखा जाए, क्या वाक्य कह रहा है? वी हैव एनफ एविडेंस, ठीक है ना, हमारे पास पर्याप्त ऐसे साक्ष्य है, पर्याप्त ऐसे सबूत है, क्या करने के लिए? टू कोरोबोरेट, मतलब इस बात को प्रमाणित करने के लिए, इस बात को सत्य साबित करने के लिए। क्या साबित करना है? सत्य। इंडो रसा, सॉरी, रसा के जगह पर हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये मिस्टेक हो गया है, रसा के जगह पर हम चाइना लिख देते हैं, वो ज्यादा तर्कसंगत होगा। चलिए, तो पूरा वाक्य किस तरह से है? वी हैव एनफ एविडेंस टू कोरोबोरेट इंडो चाइना, ठीक है ना, ट्रेड इन एंशिएंट टाइम, मतलब कि प्राचीन समय में भारत और चीन के व्यापार होते थे। इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रूप से साक्ष्य हैं। तो ये कोरोबोरेट का यूज रहा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पेयर होगा वो है कन्फाइड एंड कन्फाइन। देखिए ये कितने, ये बड़े कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं। यूज करना है क्या आप कर देंगे क्या? इनके मतलब स्वरूप ऐसे मिलते जुलते हैं कि हम तुरंत मात खा जाएंगे, ठीक है ना। हम कन्फाइड का क्या मीनिंग पढ़े थे, कन्फाइन का क्या मीनिंग पढ़े थे ना, सही समय पर रिकॉल कर पाना बहुत कठिन होगा, है ना। इसका मीनिंग इसमें चला जाएगा, इसका अर्थ इसमें चला जाएगा, ठीक है। और ये हाईली ये कंफ्यूज्ड ये पेयर्स हैं। चलिए तो पहले देखते हैं कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई बात किसी को कन्फाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको अपनी बात बताते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी को अपनी बात कहना, अपनी कोई राज की बात किसी को बताना, ठीक है ना। कन्फाइड का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को अपनी बात बताना, अपनी समस्या बताना, अपनी राज की कोई बात बताना। तो इस कन्फाइड का मतलब हम हिंदी में लिख सकते हैं, चलिए, किसी व्यक्ति को अपनी बात कहना, ये कन्फाइड का मतलब हुआ। आवश्यकता पड़ने पर ये प्रीपोजिशन अपने साथ टू लेंगे। यदि कोई बात किसी को कन्फाइड करते हैं तो आप उसको अपनी बात कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके सिनोनिम्स और क्या हो जाएंगे? चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। रिवील, डिस्क्लोज, डाइवल्स। चलिए इन सभी का अर्थ होता है, ठीक है ना, रिवील, डिस्क्लोज, डाइवल्स, सभी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपनी बात कहना, कोई बात खोलना, ठीक है ना, कोई भेद बताना। ये कन्फाइड का अर्थ हुआ, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को अपनी बात कहना। जैसे एक एग्जांपल से इसको बेहतर समझा जा सकता है। उसने अपने मित्र को एक राज की बात बताई, ठीक है ना। ये किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने अपने मित्र को एक राज की बात बताई। सिंपल पास्ट टेंस है, इसे बनाते हैं तो यहां पर ही हो जाएगा। चलिए, बात बताने के लिए हम लोग क्या वर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं? कन्फाइड, ठीक है। तो ही कन्फाइडेड, पास्ट टेंस है, V2 का प्रयोग होगा, ही कन्फाइडेड। एक राज की बात के लिए हम एक ए सीक्रेट कह सकते हैं, ठीक है ना। एक राज की बात के लिए हम एक सीक्रेट कह सकते हैं। ही कन्फाइडेड ए सीक्रेट टू हिज, अच्छा प्रीपोजिशन क्या लेता है? देखिए, को का क्या अंग्रेजी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कन्फाइड क्या लेता है, हमें ये देखना है। ओके, तो ही कन्फाइडेड ए सीक्रेट टू हिज फ्रेंड। तो ये कन्फाइड का मीनिंग रहा, ठीक है ना। कन्फाइड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपनी बात बताना, कोई राज की बात बताना, कोई समस्या बताना। चलिए कन्फाइन की ओर आते हैं। कन्फाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी चीज को कन्फाइन करते हैं तो आप उसको एक सीमा में रखते हैं, सीमा से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो किसी चीज को, किसी व्यक्ति को सीमा में रखना, सीमित करना, ये कन्फाइन का अर्थ होता है। इसके बढ़िया सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्ट। अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप उसको एक सीमा में रखते हैं। रिस्ट्रिक्ट बहुत बढ़िया वर्ड है, ये सब डेली यूजेस में आने वाले वर्ड है। देखिए, हम जो भी सिनोनिम्स में वर्ड्स लिख रहे हैं, जो भी एंटोनिम्स में हम वर्ड्स लिख रहे हैं, ये वर्ड्स तो और भी हैं। सिनोनिम्स कहने के लिए वर्ड्स की कमी नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड्स जो लिखा जा रहा है ना, ये सारे यूज के वर्ड हैं। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि आउटडेटेड हो, ओल्ड फैशनड हो, या बहुत टेक्निकल वर्ड हो। इन सारे वर्डों से मैं आपको बचाया हूं, ठीक है ना। इसमें रिवील, डिस्क्लोज, डाइवल्ज सारे यूज के वर्ड है। रेस्ट्रिक्ट, हम किसी भी वर्ड के बारे में बात करें तो सारे यूज के वर्ड है, ये आपको फ्रीक्वेंटली आपको मिलेंगे। इनमें कोई भी वर्ड पढ़ना आपका मेहनत को व्यर्थ नहीं करेगा,
ठीक है ना, एक बात दिमाग में रख लिया जाए। चलिए, कन्फाइन का मतलब क्या होता है? सीमित करना, तो टू रेस्ट्रिक्ट या टू लिमिट। और इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हम लिख सकते हैं सीमित करना किसी व्यक्ति को या किसी चीज को। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है आप इस सेंटेंस से ना कन्फाइन को बेहतर समझ सकते हैं। क्या कहा गया? प्लीज कन्फाइन योर आंसर टू 100 वर्ड्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा? कृपया करके आप अपने जो आंसर आप जो दे रहे हैं ना, आप इसको 100 शब्दों तक ही सीमित रखें, 100 शब्द के आगे आप ना जाएं। तो अगर आप किसी चीज को कन्फाइन करते हैं, आप उसको सीमित करते हैं। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि हमारा ये जो कन्फाइन कन्फाइड, ठीक है ना, हमारा क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पेयर है बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेयर। इनके बहुत सारे यूजेस आपको मिलेंगे। एक देखिए, हमारा एक बड़े कोभट और एक बड़े ओभट। ये छोटे वर्ड में ना ये बहुत जबरदस्त वर्ड्स है। ये मतलब किसी भी एग्जाम्स में आने के लिए ना एकदम तत्पर रहते हैं, कभी भी ये पूछे जा सकते हैं। और हमारे डेली यूजेस में, हमारे डेली लाइफ में ना इनके बहुत सारे यूजेस हैं। देखिए, कोबट का मतलब क्या होता है? कोबट का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है ना। खास तौर पर सरकार के वैसे काम जिसको पब्लिक से छिपा कर किया जाता है, ठीक है ना, वो कोबट होता है। कोबट का मतलब होता है कि पब्लिक में उसको ना रिवील नहीं किया गया है। यदि सेना, जैसे कि सेना के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो सेना के ऑपरेशंस कैसे ऑपरेशंस होता है? सेना बताकर करेगी कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान के बालाकोट पर हमला करने, ऐसा नहीं होगा। वो जब मामला हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, भारत ने बालाकोट पर अटैक किया। तो सेना के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो कोबट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोबट का हम प्रयोग वहां पर करते हैं, जैसे कि हम आपको इस सिंपल शब्दों में कहें, बहुत सारे पदों में क्या होता है कि लिबास जो होता है, यूनिफॉर्म होता है ना, उनका पहचान होता है। जैसे कि पुलिस का लिबास, ठीक है ना, तो पुलिस के लिबास से पता चल जाए कि व्यक्ति पुलिस है। टीटी जो रेलवे में जो घूमते हैं, उनका लिबास पता चल जाएगा कि टीटी है। तो जो सादे लिबास की अगर बात कहे जाए, कहा जाए कि सादे लिबास में पुलिस वाले, पहले आप इसको समझा जाए, सादे लिबास में पुलिस वाले, तो लिबासी उनका पहचान है ना, लिबासी पहचान है। अब सादे अपना लिबास उन्होंने छोड़ दिया है, सादा लिबास में पुलिस, हमको ऐसा कहना है। सादे लिबास में अब टीटी घूमेंगे, ट्रेन में जो होंगे वो सादे लिबास में घूमेंगे। टीसी कर लेते हैं, टिकट कलेक्टर, ठीक है ना, ये सादे लिबास में घूमेंगे। तो लिबासी उनका पहचान है। इसका मतलब है कि सादे लिबास में आकर के उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, छिपा लिया है, ठीक है। अब सादे लिबास में पुलिस को कैसे कहेंगे? कोबट। कैसे कहेंगे? कोबट पुलिस, कोबट टीसी। हम इसको कैसे कहेंगे? कोबट टीसी। ये इन्होंने अपने सादे लिबास से अपना पहचान छिपा लिया है। तो कोई चीज यदि कोबट है, खासतौर पर इसका जो इस्तेमाल होता है ना, वो सरकारी मामलों में होता है, ठीक है ना। हाँ, आपके और हमारे मामलों में नहीं होगा। इस कोबट का जो इस्तेमाल करेंगे वो सरकारी मामलों में करेंगे, ठीक है। कोबट वर्ब है और इसका मतलब होता है, सॉरी वर्ब नहीं है, कोबट जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। और इसका सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? हिडन, ठीक है ना, कंसील्ड, और इसका सिंपल अगर हिंदी लिखे तो छिपा हुआ, ठीक है ना। इसका जो हिंदी लिखेंगे छिपा हुआ। जैसे कि सेना के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो कौन से ऑपरेशंस होते हैं? कोविड ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशन का मतलब आप ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं समझिए। ऑपरेशन का मतलब यहाँ अभियान से है, जो सेना अभियान चलाती है, ठीक है ना। ये वो उनके जो ऑपरेशन होते हैं वो वो कोविड ऑपरेशन होते हैं। चलिए, अब ओवट क्या है ना, इसका अपोजिट है। कोवट का एंटो ओवट, आप ऐसे समझिए, कोवट का एंटो ओवट। आपको अब एंटो की तरफ ज्यादा जाना कहीं नहीं है। अगर कोई चीज कोवट है, छिपा हुआ है, ओवट है तो खुलेआम है। यदि आप कोई चीज को अगर ओवट वे में करते तो आप ओपन वे में करते हैं, तो ओवट भी एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव का एंटो एडजेक्टिव पहले बता चुका है। इसका सिंपल अगर हम भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है खुलेआम, ओपन, ठीक है ना। इसका जो अगर
अगर हम कहें फ्लैग्रांट, खुलेआम, या हम लिख सकते हैं विजिबल, बहुत सारे सिनोनिम्स है। अगर स्पष्ट और खुलेआम कहना है तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एविडेंट, इस सब का मतलब होता है खुलेआम, स्पष्ट, जो दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसका अगर हम सिंपल अगर हिंदी लिखें तो इसका हिंदी होगा खुलेआम। जैसे आप इस वाक्य को देख सकते हैं, इसमें ओबट का एक बेहतर इस्तेमाल हुआ है। आप इस लाइन को देखिए और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ही इज ए पारवेनु। पारवेनु कौन होते हैं? देखिए, पारवेनु वैसे लोग होते हैं, पहले के गरीब थे, अचानक इनको धन मिल गया, अब ये नौ धनी हो गए। मतलब ये खानदानी तौर पर अमीर नहीं है, ये एक्चुअली काफी गरीब थे, लेकिन किसी तरह से ना इनको अचानक धन प्राप्त हो गया, अब ये कहलाएंगे पारवेनु। पारवेनु को अगर सिंपल शब्दों में कहें तो पारवेनु का अर्थ होता है नौ धनी, मतलब नया नया धनी। ये पुराना धनी नहीं है, ये नया धनी है। चलिए, ही इज ए पारवेनु, वो पारवेनु है हु ओवरटली डिस्प्लेस हिज वेल्थ, जो अपने धन को कैसे दिखलाता है? खुलेआम तौर पर दिखलाता है, छिपाता नहीं है, अपने धन को खुलेआम तौर पर दिखलाता है। तो बच्चों, हम ऐसा होप करते हैं कि आपको ये कोवर्ट और ओवर्ट समझ में आ गया होगा। कोवर्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, ओवर्ट का अर्थ होता है खुलेआम, ओवर्ट का अर्थ होता है खुलेआम। चलिए, अब हम अपने पेयर, कंफ्यूज्ड पेयर को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, एक बहुत ही कंफ्यूज्ड पेयर है। वो पेयर क्या कहता है? देखिए, एक वर्ड है डिफर और एक है डेफर, ठीक है। देखिए, डिफर का मतलब होता है अंतर होना। यदि दो चीज अगर आपस में डिफर करते हैं, वो आपस में अंतर होते हैं, उनमें आपस में भिन्नता होती है। तो चलिए, डिफर वर्ब है और प्रीपोजिशन यदि जरूरत पड़े तो अपने साथ ये फ्रॉम लेगा, डिफर फ्रॉम, ठीक है। और इसको अगर सिंपल भाषा में लिखे, इसके सिनोनिम्स तो वैरी, इसका हिंदी होगा अलग होना, भिन्न होना, अलग या भिन्न होना। आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मैं दो क्वांटिटी लेता हूं, एक क्वांटिटी एक्स है और एक क्वांटिटी वाई है, क्या? हाँ, और हमें कहना है कि एक्स वाई से अलग है। हमें ऐसे कहना है कि एक्स वाई से अलग है। हम कैसे कहेंगे? एक्स, यहीं पर हम इसको डील कर देते हैं, डिफर्स फ्रॉम वाई, ठीक है ना। एक्स वाई से अलग है। तो अगर दो चीज अगर आपस में डिफर हैं तो इसका मतलब है कि वो आपस में भिन्न है, अलग अलग है। इसी से एडजेक्टिव बना है डिफरेंट। चलिए, ये डेफर का मतलब क्या होता है? ये डेफर भी पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना। अगर आप किसी चीज को डेफर करते हैं, आप उसे स्थगित कर देते हैं। अब स्थगित करने के लिए हमारे पास बढ़िया वर्ड्स क्या है? तो एक बहुत बढ़िया वर्ड है पुट ऑफ। यदि आप किसी चीज को पुट ऑफ करते हैं, आप उसको स्थगित कर देते हैं। बढ़िया फ्रेजल वर्ब है स्थगित करने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है जो बहुत यूज होता है, एडजर्न, स्थगित करना। नहीं तो फिर हम लिख सकते हैं डिले। जैसे आप इसको इस सेंटेंस से समझ सकते हैं, इसका हिंदी निकाला जाए, द एग्जाम वॉज डेफर्ड फॉर ए मंथ। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि परीक्षा को एक महीना के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये डिफर और डेफर रहा। चलिए, अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। तो हमारा एक और पेयर है डिसइंटरेस्टेड और एक है अनइंटरेस्टेड। चलिए, डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी चीज के प्रति डिसइंटरेस्टेड है तो आप उसके प्रति ना निष्पक्ष नजरिया रखते हैं, भेदभाव वाला नजरिया नहीं रखते। डिसइंटरेस्टेड का मतलब रुचि से कोई लेना देना नहीं है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं ना, इस इंटरेस्ट मतलब तो रुचि होता है, लेकिन डिसइंटरेस्टेड का ना रुचि से कोई लेना देना नहीं है।
अगर आप किसी मामले में डिसइंटरेस्टेड हैं, आप उसमें निष्पक्ष हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसका साधारण सा मतलब ये होता है। अगर हम कहें तो इसका हिंदी क्या होगा? निष्पक्ष। सरल अगर इसका हिंदी कहें तो इसका हिंदी होगा निष्पक्ष। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक तो डिसइंटरेस्टेड है, हमारे पास और भी क्या सिनोनिम्स है? चलिए, ये ईडी से समाप्त हो रहा है, और ईडी वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जो ईडी से समाप्त हो, जैसे ये भी ईडी से समाप्त हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। चलिए, तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष। अब इसके लिए हम और क्या क्या सिनोनिम्स लिख सकते हैं? अनबायस्ड, और एक लिख सकते हैं इम्पार्शियल। हाँ, इम्पार्शियल का मतलब होता है जिसमें कोई भेदभाव ना हो, निष्पक्ष। जैसे कि मैं एक सलाह दे रहा हूं आपको एज ए स्टूडेंट के रूप में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अब एक टीचर एक स्टूडेंट को कैसा सलाह देगा? आमतौर पर अगर उसका सगे संबंधी होता तो भेदभाव करता, लेकिन वो तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है ना। तो एक सही टीचर एक स्टूडेंट को कौन सा सलाह देगा? निष्पक्ष सलाह देगा। ऐसा कोई सलाह नहीं देगा जिससे कि टीचर को फायदा होगा, या किसी स्टूडेंट के बीच ना भेदभाव नहीं करेगा सलाह देने में। तो वो सलाह कौन सा सलाह होगा? डिसइंटरेस्टेड एडवाइस, नहीं अनइंटरेस्टेड नहीं, डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। चलिए, ये हो गया आपका निष्पक्ष सलाह। चलिए, अब हम आते हैं अनइंटरेस्टेड की तरफ। देखिए, अगर हम किसी मामले में अनइंटरेस्टेड हैं तो हम उसमें रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर रुचि से मतलब है, डिसइंटरेस्टेड में रुचि से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रुचि से जो लेना देना है ना, वो अनइंटरेस्टेड में है। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में अनइंटरेस्टेड है, यानी कि उस मामले में वो रुचि नहीं लेता है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बढ़िया सिनोनिम्स आपको दे रहा हूं। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब होता है, अगर सिंपल भाषा में कहूं तो इसका हिंदी होता है उदासीन। तो बच्चों, ये क्लियर हो जाना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब निष्पक्ष, और अनइंटरेस्टेड का मतलब जिसमें उदासीन हो, रुचिहीन हो, किसी बात में वो रुचि नहीं लेता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं खेलकूद में उनकी कोई रुचि नहीं होती है, ठीक है ना, वो खेलकूद में कोई रुचि नहीं रखते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? चलिए, इसको सिंपल तरीका से मैंने लिखा, ही इज अनइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो खेल कूद में वो उदासीन है, रुचि नहीं लेता है। अब इसको आप एंटो खुद बना सकते हैं। देखिए, अब इसका एंटो, इसका तो एंटो अभी मैं नहीं दे रहा हूं, इसका एंटो लेकिन आप बना सकते हैं। आप यहां से अन हटा दीजिएगा, इसका एंटो निकल जाएगा। तो अनइंटरेस्टेड के एंटो क्या होंगे? अनइंटरेस्टेड के एंटो होंगे इंटरेस्टेड। आप इसको खुद क्रिएट कर सकते हैं, है ना, इसके लिए कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। तो अब हम अपने काम को यहां से आगे लेके चलते हैं। तो ये डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड क्लियर हो जाना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब निष्पक्ष और अनइंटरेस्टेड का मतलब उदासीन। चलिए, देखिए बच्चों, अब हम आगे लेके चलते हैं। हमारा दो पेयर अभी और है कंफ्यूज्ड वर्ड्स के। एक वर्ड है फॉर्मेंट और एक वर्ड है फोमेंट। पहले इनको समझा जाए। देखिए कितने स्लाइट है ये अंतर रखने वाले वर्ड्स हैं। ये बहुत ही कंफ्यूज्ड पेयर्स हैं। इनको कमांड करने के लिए ना एक लॉन्ग प्रैक्टिस की जरूरत है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अभी आप देख लेंगे और अभी तो आप सीख रहे हैं। सीखना और कमांड करना दोनों अलग अलग चीज होते हैं। आप एक बार में इसको सीख सकते हैं कि मैटर क्या है, लेकिन लंबे समय तक इसको बनाए रखने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। हम अगले वीडियोस में कुछ क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको वो बनाने को दिया जाएगा। तो उससे आपके ये जितने अभी तक के वीडियोस आप लोगों ने देखा है इंग्लिश के वर्ड्स को लेकर के, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। जब आप उन प्रॉब्लम्स को बनाइएगा, आपके सारे जो डाउट्स रह गए होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम इस फॉर्मेट और फॉर्मेट को देखते हैं। देखिए फॉर्मेट क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या कहने का मतलब है कि ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, लेकिन इस क्लास में हम इसको नाउन के रूप में लेके चल रहे हैं,
देखिए फर्मेंट का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में समझिए तो इसका हिंदी होता है उबाल, उत्तेजना। देखिए जब सरकार आपकी बदलती है या राजनीतिक कारणों से जो किसी क्षेत्र में किसी जगह पर जो लोगों में उबाल आ जाता है, उत्तेजना आ जाता है, लोग अशांति में जीने लगते हैं, उथल पुथल मच जाता है, ठीक है ना, तो ये जो अवस्था होती है ना फर्मेंट की अवस्था होती है। इसका जो सरल हिंदी है उबाल या उत्तेजना राजनीतिक कारणों से, ठीक है ना, और किसी कारण से नहीं, राजनीतिक कारण से किसी जगह पर जो उथल पुथल मचते हैं तो हम उसको फर्मेंट कहते हैं। फर्मेंट का मतलब उबाल या उत्तेजना। चलिए सिनोनिम्स लिख सकते हैं इसका, तो हम क्या लिख सकते हैं, टर्मोइल। ढंग का सिनोनिम्स लिखा जाए तो टर्मोइल, कायोस। अभी श्रीलंका की क्या स्थिति है, श्रीलंका की स्थिति को आपने देखा होगा। श्रीलंका में काफी राजनीतिक बदलाव हुए हैं और लोगों में क्या हो गया ना, लोग मतलब एक आंदोलन के मोड में आ गए हैं। लोग आंदोलन का रुख अपना लिए हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ हो रहा है, पुलिस को बीच में आना पड़ रहा है, सेना को लगाया जा रहा है, वहां के राष्ट्रपति भाग गए हैं, तो बहुत सारे वहां पर उथल पुथल मची हुई है। हमको कहना है अभी कि जो श्रीलंका में भी हाल फिलहाल में उत्तेजना है, उबाल है, श्रीलंका भी उबाल की अवस्था में है, हम इसको कैसे कहेंगे। चलिए आप इस वाक्य को देख सकते हैं, क्या कहा गया कि श्रीलंका इज इन फर्मेंट एट द मोमेंट। अभी हाल फिलहाल के समय में श्रीलंका में उबाल है ना, वहां के लोगों में उत्तेजना है। तो ये फर्मेंट का ये अर्थ रहा। यहाँ फर्मेंट को मैंने नाउन के रूप में लेके चला है। चलिए इसका अपोजिट बना सकते हैं आप, शांति। उबाल और उत्तेजना का जो अपोजिट होगा वो होगा काम। चलिए ये तो फर्मेंट की बात हुई, अब हम चलते हैं फोमेंट। देखिए फोमेंट का मतलब क्या होता है, आप अगर कहीं पर फोमेंट, कोई ट्रबल को फोमेंट करते हैं, कोई वायलेंस को फोमेंट करते हैं ना, तो आप उसको और उकसाते हैं, आप उसको और बढ़ावा देते हैं। मतलब इसका साधारण सा अर्थ होगा कि किसी जगह पर समस्या पैदा करना, हिंसा पैदा करना, हिंसा को बढ़ावा देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हिंसा को या समस्या को आप फोमेंट करते हैं, उसको और बदतर बना देते हैं, स्थिति को और बद से बदतर बना देते हैं। तो फोमेंट का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, इसका सिनोनिम्स होना चाहिए इंसाइट। पिछले वीडियो में भी इंसाइट के बारे में कुछ बताया गया था, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं पर अगर हिंसा को या ट्रबल को अगर बढ़ाता है तो वहां पर वो ट्रबल या हिंसा को क्या करता है, फोमेंट करता है। ठीक है, इंसाइट का सिंपल अगर इसका हिंदी अगर हमको अगर कहना पड़े तो इसका हिंदी होगा भड़काना, उकसाना। लेकिन क्या भड़काना, क्या उकसाना, हिंसा, ठीक है ना, या समस्या। जैसे आप इस वाक्य को देख सकते हैं, चलिए इस वाक्य को आप देख करके इसमें फोमेंट की यूज को आप समझ सकते हैं। क्या कहा गया है, पॉलिटिकल पार्टीज आर फोमेंटिंग ट्रबल इन द कश्मीर वैली। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये कश्मीर वैली में क्या कर रहे हैं, अपने बयानबाजी से, ठीक है ना, अपने तरह तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे करके वहां की समस्या को और क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, ठीक है ना, समस्या को और बद से बदतर कर रहे हैं। तो ये फोमेंट का यूज है। चलिए अगर अगर इतना अगर सारा बात समझ में आ रहा है तो फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दो अभी कंफ्यूज्ड पेयर अभी और हैं पढ़ने के लिए। एक वर्ड है फ्लॉन्ट और एक वर्ड है फ्लाउट। पहले आप इसको समझिए, फ्लॉन्ट और फ्लाउट में क्या अंतर है। देखिए फ्लॉन्ट का मतलब होता है ना कि किसी चीज को खुलेआम दिखलाना, ठीक है ना, आप किसी चीज को दिखलाते हैं ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो सके। तो किसी इसका अगर सरल अगर हिंदी कहा जाए ना तो इसका सरल हिंदी होता है इतराना।
अगर आप कोई चीज को फ्लॉन्ट करते हैं, आप उसको लोगों को दिखलाते हैं, आप उस पर इतराते हैं, बार बार दिखलाते हैं, ताकि लोग आपसे प्रसन्न रह सके, आपसे प्रभावित रह सके। फ्लॉन्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो फ्लॉन्ट के सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं? टू शो ऑफ, टू शो ऑफ, या हम लिख सकते हैं टू एग्जिबिट, दिखलाना, प्रदर्शित करना, इसका हिंदी होगा। इस छोटे शब्दों में मैंने लिखा इतराना। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को फ्लॉन्ट करता है, यानी कि उसको बार बार दिखलाता है, जैसे कि आप ये लाइन से आप इस फ्लॉन्ट को समझ सकते हैं। सम पीपल फ्लॉन्ट देयर वेल्थ, कुछ लोग क्या होते हैं, उनका आदत ही ऐसा होता है, ठीक है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने धन को क्या करते हैं, अपने धन को प्रदर्शित करते हैं, लोगों में खुलेआम दिखलाते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि अपने धन पर वो इतराते हैं, ठीक है ना। ये फ्लॉन्ट का अर्थ हुआ। देखिए फ्लाउट का क्या अर्थ है? फ्लाउट भी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक है ना। अगर आप किसी नियम, कानून, कोई अथॉरिटी को फ्लाउट करते हैं, यानी कि आप उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, ठीक है ना, आप उसका उल्लंघन करते हैं, आप उसको नहीं मानते हैं, आप उसको डिफाई करते हैं। डिफाई, पिछले वीडियो में डिफाई के बारे में कुछ बात बताया गया था, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी कानून को, किसी अथॉरिटी को फ्लाउट करता है, वो उसकी बात नहीं मानता है, ठीक है ना, उसका वो उल्लंघन करता है, तो डिफाई और वायोलेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका अगर सिंपल अगर हिंदी लिखें तो फ्लाउट का मतलब होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, या एक तरह से थोड़ा सा रफ शब्द है, लेकिन वो उसका सही हिंदी है, ठेंगा दिखाना। आप नियम कानून को क्या करते हैं? आप उसको ठेंगा दिखाते हैं, मतलब आप उसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना, आप उसको नहीं मानते हैं। जैसे कि ये वाक्य से इसको समझा जा सकता है। कुछ लोगों के बारे में कहा गया है, दे हैव फ्लाउटेड ट्रैफिक रूल्स, ठीक है ना, उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को क्या किया है? उल्लंघन किया, उनको ठेंगा दिखाया, उनको नहीं माना है, जो ट्रैफिक रूल्स है ना उनको वो फॉलो नहीं किया है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? ऑब्जर्व। ढंग का एक वर्ड दे रहा हूं आपको, ऑब्जर्व। अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, आप उसका पालन करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व का अर्थ होता है पालन करना। तो ये फ्लॉन्ट और फ्लाउट के बारे में बातें हैं। चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं। हमारा अभी एक बहुत ही टॉप क्लास का अभी कंफ्यूज्ड पेयर है हमारे पास, और उससे एग्जामिनेशन में कई बार सवाल उससे पूछे गए हैं। तो चलते हैं, एक वर्ड है परपिट्रेट, ठीक है ना, और फिर आपको मिलेगा परपेचुएट। देखिए कितने ये मतलब क्लोज ये वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। परपिट्रेट, परपेचुएट, ये काफी है भाई, बोर्ड पर तो सारा बात समझ में आ जाएगा, लेकिन यही जब क्वेश्चन पेपर के रूप में आएंगे तो आपकी समस्या कई गुना बढ़ जाएंगे। देखिए परपिट्रेट का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो करने का जो वो अंग्रेजी होगा वो परपिट्रेट होगा। मतलब परपिट्रेट मतलब करना और कुछ गलत करना, ठीक है। तो परपिट्रेट वर्ब है और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कमिट। तो परपिट्रेट का सिंपल अगर होगा तो करना, और करना लेकिन बैड सेंस में, करने का मतलब यहां पर बैड सेंस में होगा। अगर आप कोई चीज को परपिट्रेट करते हैं तो आप उसको करते हैं लेकिन कुछ गलत करते हैं, ठीक है ना, कुछ गलत करते हैं। आप इस वाक्य से इसको समझ सकते हैं। चलिए एक छोटा सा वाक्य में लेके चलता हूं। उसने लोगों पर अत्याचार किया। किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया उसने लोगों पर अत्याचार किया। तो चलिए सिंपल पास्ट टेंस है, उसने के लिए ही लिखा जा सकता है। चलिए अब सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, तो करना, किया। अब कुछ गलत मामला यहाँ पर अत्याचार के लिए, अत्याचार एक गलत बैड सेंस में यूज किया, करना है हमें परपिट्रेट को, यही आपको बताया गया है। चलिए उसने लोगों पर अत्याचार किया, तो ही परपिट्रेटेड, पास्ट टेंस में हम जा रहे हैं। चलिए एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, एट्रोसिटीज, थोड़ा ध्यान दिया जाए क्या लिखा गया है? ही परपिट्रेटेड एट्रोसिटीज, लोगों पर अत्याचार किया, ऑन पीपल। तो परपिट्रेट अगर आप करते हैं तो आप करते हैं और कुछ गलत करते हैं, ठीक है ना। जैसे परपिट्रेट क्राइम, अपराध करना। अपराध करने के लिए हम क्या लिखें? अगर हमें कहना है एक छोटा सा वाक्य कहना है अपराध करना, तो अपराध करने के लिए क्या लिखेंगे? अब चलिए
करने के लिए परपिट्रेट और अपराध के लिए क्राइम, इसको क्या लिख सकते हैं, परपिट्रेट क्राइम। तो परपिट्रेट का ये अर्थ रहा करना और कुछ गलत करना। चलिए चलते परपेचुएट। देखिए अगर आप कोई चीज को परपेचुएट करते हैं तो आप उसको लंबे समय तक बनाए रखते हैं, लंबे समय तक लेके चलते हैं और कुछ गलत लेके चलते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को परपेचुएट करते हैं तो आप उसको जारी रखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम गलत सेंस में करते हैं, ठीक है। तो परपिट्रेट जो है वो परपिट्रेट वर्ब है, परपेचुएट भी वर्ब है, और इसको सिंपल भाषा में लिखे तो क्या लिखेंगे, टू कंटिन्यू, ठीक है ना, टू कंटिन्यू, जारी रखना, लेकिन सेंस गलत होगा। जैसे कि अभी देखिए महीनों से क्या हो रहे हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं। ये रूस और यूक्रेन युद्ध कब का रुक जाना चाहिए था, लेकिन रूस ने क्या किया, युद्ध को क्या किया है, तो परपेचुएट रखा है, अभी जारी रखा है, अब युद्ध बंद नहीं किया है। तो उस सेंस में हम परपेचुएट का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा यूज रहा परपिट्रेट एंड परपेचुएट। परपिट्रेट का मतलब होता है करना, इसका प्रयोग हम गलत सेंस में करते हैं, और परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, विशेष तौर पर इसका प्रयोग गलत मामलों में होता है। तो ये हमारा परपिट्रेट और परपेचुएट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेयर है देखिए वो है प्रोसिक्यूट, और एक वर्ड है परसिक्यूट। चलिए ये बहुत ही ज्यादा ये आप में कंफ्यूजन पैदा करने वाली ये वर्ड्स हैं। अभी अभी तो क्लियर है, लेकिन आप इसको जब आगे पढ़िएगा तो ये निश्चित तौर पर अच्छे जो पढ़ने वाले हैं ये उनमें भी कंफ्यूजन पैदा करता है। चलिए प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं तो आप उसको कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट में घसीटते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई करना, किसी को कोर्ट में घसीटना। इसके लिए बढ़िया जो सिनोनिम्स है वो है स्यू। देखिए अगर आप किसको सी करते हैं आप उसको कोर्ट में ले जाते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। इसको सिंपल सा भाषा में कहें तो कानूनी कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई करना, अथवा अगर हम और छोटा भाषा में लिखे तो मुकदमा करना, इसका राइट हिंदी होगा, ठीक है ना। कानूनी कार्रवाई करना, मुकदमा करना। जैसे देखिए अभी अग्निवीर के मामला हुए हैं, इसमें कुछ लोगों ने तोड़फोड़ मचाया है। अब पुलिस उनको क्या करेगी, अब पुलिस उनको ट्रेस कर रही है, उनका पता लगा रही है, फिर उनको पता लगने पर उनको क्या करेगी, कोर्ट में ले जाएगी, उन पर मुकदमा चलाएगी, उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इस सेंटेंस को हम कैसे, इस बात को हम कैसे लिखेंगे, जो बात मैंने कहा, द पुलिस आर गोइंग टू प्रोसिक्यूट, ठीक है ना, प्रोसिक्यूट द भंडाल्स। ये भंडाल्स कौन होते हैं, तोड़फोड़ करने वाले को भंडाल्स कहते हैं। ये जो अग्निवीर वाले मामलों में जिन्होंने तोड़फोड़ किया है, पुलिस उन पर अब कार्रवाई करने जा रही है। तो भंडाल्स का मतलब आप शाब्दिक अर्थों में सरल शब्दों में समझ सकते हैं, तोड़फोड़ करने वाला। चलिए अब हम आगे चलते हैं परसिक्यूट। देखिए परसिक्यूट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को परसिक्यूट करते हैं, आप उसको एक तरह से सताते हैं, ठीक है ना, किसी धार्मिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से आप उसको सताते हैं। तो प्रोसिक्यूट को हम इसके लिए बहुत अच्छा सिनोनिम से ऑप्रेस। अगर आप किसी को ऑप्रेस करते हैं, आप उसको सताते हैं, तो इसका सिंपल हिंदी हम समझ सकते हैं अत्याचार करना, या सताना। देखिए ये सीएए का मामला आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। सीएए का मामला क्या कहता है, इसका सारांश क्या है, इसका निचोड़ क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो धार्मिक तौर पर सताए हुए, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, वो भारत उनको अपनी नागरिकता देगा, ठीक है ना। तो ये कौन से लोग होंगे जो धार्मिक तौर पर प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, जो धार्मिक तौर पर सताए जा रहे हैं, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है। हम इसको इस सिंपल वाक्य में कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो द रिलीजियसली
परसिक्यूटेड, ठीक ना, नॉन मुस्लिम्स आर वेलकम चलिए एक सरल भाषा में मैंने इसको बताने की कोशिश किया है। देखिए अब इसमें गलत हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसमें एरर कैसे पूछे जाते हैं। देखिए नॉन मुस्लिम्स क्या है, ये नाउन है, नाउन के पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, और एडजेक्टिव के पहले क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। देखिए कॉमन एरर ऐसे भी देता है, तो हमारा ये वाक्य कैसे बनेगा, द रिलीजियस नहीं, द रिलीजियसली। हमारा जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट जो है ना एरर पार्ट है। इस तरह के एग्जामिनेशन में काफी सवाल पूछे जाते हैं। नाउन के पहले एडजेक्टिव, रूप कैसे चलता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। इस पैटर्न पर काफी सवाल आपको मिलेंगे। चलिए तो हमारा वाक्य का हिंदी क्या निकलेगा, द रिलीजियसली परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स आर वेलकम इन इंडिया, यानी कि वैसे लोग जो धार्मिक तौर पर सताए गए हैं और वह नॉन मुस्लिम्स हैं, भारत में उनका स्वागत है। तो बच्चों ये हमारा जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स का जो सीरीज जो मैंने लेके चला था डे 1 से लेके डे 5 तक, वो समाप्त हुआ। इसके आगे की वीडियोस में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे। इस पर एक एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आप इसको सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिर हम आगे के दिनों में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।